ठीक है, चलिए अंडरस्टैंड। जैसे कि अभी हम लोग पिछला वीडियो में देखे कि आपका दो इंस्ट्रूमेंट आपको हम पढ़ाएं, ये आपका था अमीटर और वोल्टमीटर। अब अगला इंस्ट्रूमेंट आइए पोटेंशियोमीटर। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक हम लोग का पोटेंशियोमीटर। क्या पोटेंशियोमीटर समझते हैं? पोटेंशियोमीटर का काम क्या है? अरे पोटेंशियोमीटर का भी काम क्या है? वोल्ट नापना। तो फिर फालतू में क्या पड़ गया है, एगो अमीटर तो वोल्ट मीटर तो आइए था, फिर एगो पोटेंशियोमीटर आखिर क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग? पोटेंशियोमीटर का भी काम क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस नापना। तो एक तो वोल्ट मीटर था ही, और फिर पोटेंशियोमीटर पढ़ने का फायदा क्या हो? ये डबल कह लें, एक ही को शायद ठीक है था, अब दूसरा वाला क्या डाल दिया गया, तो आता है पोटेंशियल। तब जानो कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या करता है। वोल्ट मीटर कैसे नापा था? करंट। याद करो, ये आपका सर्किट का एलिमेंट है, यहाँ से करंट बह रहा आई, तो यहाँ पर एक वोल्ट मीटर हम लोग लगा देते हैं। ठीक, बस जो इस कर जाता हुआ करंट्स का एक छोटा सा भाग अपने थ्रू लेता है। ठीक है, आइडियल रेजिस्टेंस हम लोग जब मानते हैं कि आइडियल वोल्ट मीटर है, तो मतलब बहुत ही छोटा करंट, लगभग नेग्लिजिबल। लेकिन तुम सोचो कि अगर छोटा सा भी छोटा करंट जाएगा, मतलब कि अगर तुम्हारे पास 10 एम्पियर जा रहा है और 10 एम्पियर में से ये 0.1 एम्पियर भी ड्रॉ कर पा रहा है, मान लो इधर 0.1 एम्पियर जा रहा है या 1 मिली एम्पियर भी जा रहा है, तो भी इस दो पॉइंट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ठीक, बस वहां पर इससे कुछ करंट कम जाएगा, जिससे कारण इन दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 100% तो नहीं आ सकता। हाँ, 99.9 सही होगा, लेकिन 100 तो नहीं होगा, पूरा नाप नहीं सकता। मतलब वोल्ट मीटर कितना भी आइडियल हो, कितना भी सही भी हो, कितना भी बढ़िया क्वालिटी का होगा, लेकिन 100% तो नहीं दे सकता। 99.9 दे सकता, लेकिन 100 नहीं। अब एक साइंटिस्ट का बात था, तो साइंटिस्ट लगे रहता है, जो चीज से लाए उससे बेटर, वो लाए उससे भी बेटर, वो लाए उससे भी बेटर, उससे सारने की कोशिश करता है। तो वोल्ट मीटर था, वोल्ट मीटर में एक खराबी तो दिख रहा था कि यार छोटा सा कमी आ ही जाता है। तो अब उससे रहा कि नहीं, हमको तो पूरा एक्यूरेट वाला ही चाहिए, हमको तो बहुत आदमी का नेचर सेटिस्फैक्शन तो मिलना नहीं, तो उसको और बेटर चाहिए। तो आया एक डिवाइस वोल्ट मीटर खो जाएगी। देखो, तब सोचा कि साइंटिस्ट तो सोचा आखिर हो क्या रहा है, तो होता क्या है, यहाँ से एक छोटा सा भाग निकाल लेता है वोल्ट मीटर पर। तो कोई ऐसा व्यवस्था किया जाए कि जो मेन सर्किट है उसका कोई भी करंट ड्रॉ ना कर सके, इसमें जाए नहीं। अगर कोई ऐसा व्यवस्था किया जाए कि इसका आई जाते इधर बिना जाए ही मेरा करंट नाप दे, तो मेरा काम एक्यूरेट होगा। तो उसी के लिए आया पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर का डिफिनेशन ही दिया जा सकता है कि पोटेंशियोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो करंट को मेजर करता है, किसी सर्किट में के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस नापता है, विदाउट ड्रॉइंग करंट फ्रॉम द सर्किट। उस सर्किट से कोई करंट से लेना देना नहीं, ठीक है, ड्रॉ जोड़ देंगे, लेकिन उसका करंट वो नहीं खींचेगा। तो इससे जो उसका रिजल्ट होगा वो मोस्ट एक्यूरेट। ठीक बात। तो हम इसी को दिखाते हुए फिगर दिखा रहे हैं। देखो, ये आपका पोटेंशियोमीटर का डायग्राम है, ये पोटेंशियोमीटर का डायग्राम लिखा हुआ है। यहाँ पर तेरे पास क्या है, देखिए जी, ये आपका एक सेल दिखा रहे हैं, ये आपका वेरिएबल रेजिस्टेंस, रियोस्टेट के नाम से जाना जाता है, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस। अरे बस, ये पूरा एक यूनिफॉर्म रेजिस्टेंस वायर ए से बी तक जुड़ा हुआ है, यूनिफॉर्म रेजिस्टेंस वायर। ठीक, बस मान लेते हैं कि रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ कितना है, रो। रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, इकाई लेंथ का रेजिस्टेंस कितना है, रो। अब कोई वायर हम यूज करें, उसका रेजिस्टेंस मालूम है ना, रेजिस्टेंस। ये वाला एंड, यहां से देखो, इस एंड से एक वायर निकाला हुआ है, जोड़ा हुआ नहीं है, फ्री एंड है। यहाँ पर एक जॉकी है, जॉकी जो घसका सकते हैं, शिफ्टिंग। अरे बस, ये जॉकी जो गैल्वेनोमीटर जुटा हुआ है, वो गैल्वेनोमीटर का दूसरा एंड फ्री है, ये दो एंड फ्री। अरे बस, ये एंड फ्री। अब ये एंड फ्री पॉइंट है, जिस पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस अपना वहां पर चिपका दो, जहां पर अपना वहां पर चिपका दिया जाता है। अब जैसे मान लो ये करंट से, ये एक सर्किट है, सेकंड पॉइंट कोई सर्किट दिखा है, पूरा दिखा है, ठीक है, इसमें अपना कोई करंट बह रहा होगा I1, ठीक, बस I1। अब तुम्हारे पास क्या होगा, सर्किट है, और इस दो पॉइंट के बीच में हमको यहाँ के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस नापना था, कुछ तो पोटेंशियल ड्रॉप हुआ होगा ना, ठीक, बस। तो अब जैसे हमको नापना, तो हम इसको चिपका दिए और इसका स्विच ऑन किए। सोचो, ये प्राइमरी सर्किट के नाम से जाना जाता है, प्राइमरी, और ये नीचे वाला सेकेंडरी सर्किट। अब सोचो कैसे वर्क है, तो जिस चीज के बीच में चिपकाना था, यहाँ चिपकाना, यहाँ चिपका दिए, उसके बाद वो पॉइंट पर चिपकाया, चिपकाने के बाद तुम्हारे पास क्या हो गया, इसका स्विच ऑन कर दिए, ठीक है, बस। इसमें तो ऑलरेडी करंट बह ही रहा था, तो क्या होगा, सर्किट का नेचर है
सर्किट यहां से करंट चला, देखो बढ़िया से, यहां से करंट चला, यहां से करंट चला, ठीक है, इधर से करंट, मान लो इस सर्किट में कितना करंट बह रहा है, आई, ये सर्किट में मेन करंट बह रहा है आई, इधर से आपका ठीक है स्मॉल आई, यहां से आया, क्या हुआ होगा, जंक्शन मिला, जंक्शन मिला तो क्या करेगा, कुछ भाग इधर I1 और इधर रिमेनिंग पार्ट इधर I माइनस I1, ये I1 का क्या होगा, इधर से I1 आया, इधर से आया, दोनों जुट गया और I माइनस I प्लस I1, यहां तक I प्लस I1 बहा और यहां पर क्या हो गया, I1 वापस, क्योंकि जितना गया था तो वापस लेवे करेगा, वो दिया थोड़ा देर के लिए, लेगा जरूर, सो I1 और फिर आगे आपका I निकल जाएगा, जैसे जोड़ेंगे तो ये बात ठीक है। तब क्या प्रोसेस है, यहाँ पर जॉकी को हम लोग शिफ्ट करते हैं, यहाँ पर इस लाइन पर शिफ्ट करने का कोशिश करते हैं, शिफ्टिंग करते हैं वो रेजिस्टेंस वायर पर, इस प्रकार से कि गैल्वेनोमीटर से जाता हुआ करंट जीरो हो जाए, ठीक है, मतलब गैल्वेनोमीटर से कोई करंट ना जाए। देखो यहाँ पर से ये चीज को समझो, ये क्या होता है, यहाँ पर तुम्हारे पास क्या है, इसको घसका है, तब तक इसको इस प्रकार से सेट किया जाता है ताकि गैल्वेनोमीटर से कोई करंट ना जाए, इसको बैलेंस कंडीशन कहा जाता है, यह बैलेंस सिचुएशन है, जैसे करंट नहीं जाएगा। अब सोचिए, अरे वायर जुटा हुआ है, करंट क्यों नहीं जा रहा, वायर जुटा हुआ है, करंट क्यों नहीं गया, तो अब तुम सोचो, वायर जुटा हुआ करंट नहीं गया, ठीक, बस तो क्या हो सकता है, तो ये तभी हो सकता है जब ये और ए सेम पोटेंशियल पर आ जाए, मतलब सी VC बराबर VN आ जाए, VC बराबर VN आ जाए। अब तुम सोचो, अगर इस वायर से कोई करंट नहीं जाएगा तो क्या इसमें से जाएगा, सोच के देखते हैं, मान लेते कि जाएगा तो क्या हुआ, क्या यहां से गया I1, गया I1, यहां से I प्लस I1 हो गया, इधर उसको I जाना है, इधर तो निकल ही नहीं, आ ही नहीं सकता है, ठीक, बस जब ये नहीं आ सकता है तो ये वाला भी कभी भी करंट नहीं बहेगा, ये भी कभी सर्किट में करंट नहीं जाएगा, जब तक आने का रास्ता नहीं होगा करंट जाने को तैयार नहीं होता है। तो क्या होगा कि जैसे तुम जॉकी को फिक्स करोगे कि गैल्वेनोमीटर से कोई करंट नहीं जाए, तो तुम्हारे पास इस वायर में भी करंट बंद और इस वायर में भी करंट बंद, ये दोनों वायर में करंट बंद, और ये करंट बंद होने का एक ही सिद्धांत है कि दोनों पॉइंट पर पोटेंशियल का मान सेम, यानी VC बराबर VN और VM बराबर VM, ठीक, बस VA बराबर VM, ठीक है। अब इन दोनों को अगर हम माइनस कर दें, ठीक, बस इन दोनों को माइनस कर दें तो VM माइनस VC बराबर VM माइनस VN, ठीक, बस बताओ M और N के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस वही होगा जो A और C के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ठीक, बस, और A और C का पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर लिया जाए तो आपका M और N का करंट को मापा जा सकता है, ठीक है, और इस प्रोसेस के दौरान इसके I को कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, क्योंकि इधर नहीं गया तो इधर से क्या रह गया I, ठीक है, I1 नहीं गया, तो देखो ये सर्किट में करंट अपना एज इट इज चलता रहा, इस ब्रांच से कोई करंट नहीं गया, इसलिए इसे पोटेंशियल डिफरेंस जो नाप के देगा वो आपका मोस्ट एक्यूरेट पोर्शन होगा। बोलो फिर से समझना बात सभी। देखो होता क्या है, इसमें तुम्हारे पास ये इसका प्राइमरी सर्किट को देख रहा है, प्राइमरी सर्किट में तुम्हारा एक सेल है, एक रियोस्टेट है और एक यूनिफॉर्म रेजिस्टेंस वायर है, ठीक है, जो की के सारा जुड़ा हुआ है, उसमें दो एंड है, एक एंड आपका ए से निकाला हुआ है, दूसरा एंड जॉकी से कनेक्ट है, जो गैल्वेनोमीटर से होता है वो फ्री एंड है। अब जिस पॉइंट के अक्रॉस आपको जोड़ना है, वहां पर जाके चिपका दिया जाए उसका, बस चिपका है। आप जैसे चिपकाएंगे तो तुम्हारे पास इसका कुछ करंट इधर जाने लगा, गैल्वेनोमीटर का तुम्हारा पॉइंटर डोलने लगेगा। अब हम गैल्वेनोमीटर को शिफ्ट करते हैं, गैल्वेनोमीटर का जॉकी को अरेंज करते हैं, आगे पीछे शिफ्ट करते हैं इस प्रकार से कि गैल्वेनोमीटर जाता हुआ करंट बंद। जब तुम करंट का नेचर को अगर जानते होगे तो करंट अगर कुछ ब्रांच में घुसता है तो दूसरा तरफ से निकलने का रास्ता होना ही चाहिए, ठीक बात, क्योंकि इससे ज्यादा वो करंट जीरो हो गया तो वो तभी संभव है जब इससे भी करंट नहीं जाएगा, और करंट ना जाए तो इसका एक ही प्रिंसिपल है कि बीच का पोटेंशियल का मान सेम, यानी VA का वही पोटेंशियल होगा जो VM का होगा, VC का वही पोटेंशियल होगा जो VN का होगा। तो अब इनका अगर घटाएं तो ये रसन आ गया, मतलब M और N के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस वही होगा जो A और C के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो अगर आप M और N देख लो, अगर इसका पोटेंशियल नापना चाहते हैं, पोटेंशियल का रिजल्ट क्या नाप सकते हैं, A और C, जस्ट अगर A और C का पोटेंशियल डिफरेंस नाप लिया जाए तो करंट को मेजर किया जा सकता है, ठीक है, इसका करंट इफेक्ट नहीं पड़ा तो अब जो रिजल्ट आएगा वो मोस्ट एक्यूरेट। अब तुम सोचो, यहां से करंट नापते हैं तो ओम्स लॉ यूज करते हैं, ओम्स लॉ ये का वैल्यू क्या हो गया, दैट इज I, प्राइमरी से भी करंट I और रेजिस्टेंस ऑफ AC VA माइनस VN। अब बताओ रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या है, R रेजिस्टेंस ऑफ AC, I R, अब
इकाई लेंथ का रेजिस्टेंस क्या माने हैं, रेजिस्टेंस स्मॉल आर, यूनिट लेंथ का लेंथ कितना है एल, तो क्या आ जाएगा, दिस इज आई एल इंटू आर, और ये हो गया वी एम माइनस वी एन। तो दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर का बेसिक प्रिंसिपल यही है, ठीक है। और यहाँ पर एल को हम लोग कह सकते हैं बैलेंस पॉइंट, एल को कहा जाता है बैलेंस पॉइंट। इस बैलेंस पॉइंट को नाप लिया जाए, ठीक है, स्केल के साथ स्केल रहता है यहाँ पर, तो स्केल के साथ ऐसे नाप लिया जाए बैलेंस लेंथ, तो इस बैलेंस लेंथ को माप कर आप पोटेंशियल डिफरेंस का कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। बात मतलब क्या होता होगा, ठीक है, समझ में आ गया होगा। बस जैसे मान लेते हो ये आपका पोटेंशियोमीटर है, फिर से देख लेते हैं, देखो ये आपका पोटेंशियोमीटर है, ये आपका पोटेंशियोमीटर तुम्हारे पास है, एक रेजिस्टेंस है, यूनिफॉर्म वायर, और यहाँ पर इस तरह का वायर ये तुम्हारे पास जॉकी से कनेक्ट करके गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट, और ये एंड है। अब जिस दो पॉइंट के बीच का नापना है, ठीक, बस जिस दो पॉइंट का वहां पर आगे इसको कनेक्ट कर दो, जैसे कनेक्ट किए क्या होगा, यानी कनेक्ट करने के बाद दूसरा स्टेप क्या रहेगा कि जॉकी को सेट करते हैं, अरेंज करते हैं, ताकि गैल्वेनोमीटर से कोई करंट ना जाए, गैल्वेनोमीटर से कोई करंट नहीं जाए। बस यही तो तुमको करना था। जैसे कि नापने है उसके बाद तुम यहां तक का लेंथ मेजर कर लो, लेट दिस बी एल, ठीक। बस करंट आपको अमीटर यहाँ पर जो लगा हुआ है उसे तो आप पढ़ ही रहे हैं, अमीटर लगा हुआ है, एल मालूम है, रेजिस्टेंस पर लेंथ मान लेते हैं स्मॉल आर है, ठीक बात। तो तुम्हारे पास क्या हो गया, आई इंटू माने एम और एन के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, वी एम माइनस वी एन, तो वही होगा जो ए और सी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वी एम माइनस वी सी, और वी एम माइनस वी बराबर क्या हो गया, आई आर एल, ठीक, बस आई एल इंटू आर, और इस तरह से आप पोटेंशियल डिफरेंस नाप सकते हैं। तो क्या आपको पोटेंशियोमीटर का समझ में आ गया क्यों यूज हुआ, काम क्या था किससे, कि ये सेकेंडरी सर्किट का कोई भी करंट को बिना ड्रॉ किए हुए आप पोटेंशियल डिफरेंस नाप सकते हो, ऐसा करेगा तो करंट पोटेंशियल रिजल्ट क्या होगा, एक्यूरेट, रिजल्ट एक्यूरेट, ठीक है। बात दूसरा कैसे वर्क करता है, प्रिंसिपल समझ में आ गया, ठीक है। क्या वर्किंग प्रिंसिपल है वो भी समझेबल, तो ये इसका वर्किंग प्रिंसिपल है पोटेंशियोमीटर। अब इसी का एप्लीकेशन, तुम सोचो अरे वाह, एक ऐसा एपरेटस मिल गया जो आपका मोस्ट एक्यूरेट रिजल्ट दे सकता है, एक ऐसा एपरेटस जो मोस्ट एक्यूरेट रिजल्ट दे सकता है। तो अब इसका यूज क्या है, तो इसका यूज होता है कोई बैटरी का ईएमएफ निकालना है, जैसे एक बैटरी हम नया नया बनाए हैं, उसका ईएमएफ नापना चाहते हैं, ईएमएफ सर्किट में जोड़ के हम नापते थे वोल्ट मीटर, तो रीडिंग जितना हम बनाते थे 5 वोल्ट का देता था 4.5 वोल्ट, तब हुआ कि नहीं, अब वोल्ट पोटेंशियोमीटर से नापा गया तो आपका एक्यूरेट और पूरा सही पुट दे देगा। क्या होगा कि देखो तुम्हारे पास क्या है, जैसे हमको नापना है, पहला एप्लीकेशन, तो यहाँ पर हम एक बैटरी नया बैटरी लाए जिसमें मान लो कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस भी रहा होगा, ऐसा ला के जोड़ दिए, ठीक है, जोड़े तो यहाँ से करंट जाने का कोशिश करेगा, लेकिन जैसे बैलेंस कंडीशन आ गया तो चूंकि करंट इधर से नहीं जाएगा तो इस ब्रांच से कोई करंट नहीं जाएगा, तो इससे भी कोई करंट नहीं जाएगा, ठीक। बस इस सर्किट ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस दिखा रहे हैं, देखो यहाँ पर क्या है, जैसे इसको जोड़े तो सर्किट में करंट बहने लगता है, लेकिन जब हम बैलेंस कंडीशन को अचीव कर लेते हैं, जब बैलेंस कंडीशन ले लेते हैं, तो उस समय क्या होता है, यहाँ से करंट के लिए कोई रास्ता ही नहीं है, मतलब ये सर्किट, ये जो तुम्हारा बैटरी है वो कोई भी काम नहीं करेगा, यूजलेस जैसा वर्क करता है, ठीक है बात, मतलब ओपन सर्किट। और हम लोग जानते हैं कि ओपन सर्किट में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसी को तो ईएमएफ कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो ईएमएफ। तो इस समय इस सिचुएशन में जितना वो पोटेंशियल डिफरेंस नाप कर हमको देगा, वी एम माइनस वी एन, ठीक है, बस वी एम माइनस वी एन, जिसका वैल्यू आई और आर ए सी, यानी कि आई आर और, ठीक, बस आई और ये आपका एल इंटू आर, ये जो लेंथ देगा ये आपका क्या देगा, ईएमएफ। तो ईएमएफ को नापने का ये तरीका, अभी कोई बैटरी नया नया बनता है ना मार्केट में, तो वो जो कंपनी वो नापता पोटेंशियल डिफरेंस, तो ये ईएमएफ नापने का तरीका उसके पास पोटेंशियल, तुरंत पोटेंशियल हटाया और बैलेंस कंडीशन अचीव किया। जैसे बैलेंस कंडीशन अचीव हो गया तो तुमको पता चल गया कि बैलेंस कंडीशन अचीव होने पर इस फॉर्मूला के मदद से आप ईएमएफ का वैल्यू निकाल लेता है, ठीक, बस ईएमएफ का वैल्यू निकाल लेता है। क्योंकि बैटरी वोल्ट मीटर नापने से क्या होता है कि अंदर का रेजिस्टेंस भी एक्टिवेट हो जाता है, अंदर का रेजिस्टेंस में जो अंदर सर्किट चूंकि बैटरी में करंट बहने लगता है तो अंदर का रेजिस्टेंस करंट इसका पोटेंशियल ड्रॉप आ जाता था, लेकिन चूंकि इसमें सेकेंडरी सर्किट में करंट बहा ही नहीं, जब बहा नहीं तो इंटरनल रेजिस्टेंस का रोल नहीं हुआ तो वो क्या देगा, पूरा का पूरा एक्यूरेट पोटेंशियल यानी कि ईएमएफ, ठीक। बस अब अगर मान लो, ठीक है, ये तो ठीक है जनरली इसे लिखा रहता है, लेकिन मान लो कभी कभी क्वेश्चन में क्या देगा
कि ये वाला हमको नहीं मालूम, बस एक पोटेंशियोमीटर वायर है जिसका रेजिस्टेंस तुम्हारे पास ये आर जुड़ा हुआ है, ये आपका 10 वोल्ट का बैटरी है और इसमें मान लेते हैं कि 3 एम्पियर का करंट बह रहा है। करंट तो नहीं देगा, ऐसे ही दे दिया। और ठीक है, अब तुम्हारे पास क्या बोला कि तुम्हारे पास बोला, देखो ऐसे दे दिया और कहा कि तेरे पास 2 बैटरी है, एक बैटरी का ईएमएफ आपको मालूम है E1, ईएमएफ E1, और दूसरे का, ठीक है, दूसरे का पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ आप निकाल दो, और कुछ नहीं है तेरे सामने। और फिर बस एक पोटेंशियोमीटर दे दिया और कहा कि पोटेंशियोमीटर के सहायता से इसको जोड़। बताओ कैसे करेगा, सिंपल बताओ कैसे करेगा। अरे क्या करेगा, लाएंगे पहला वाला बैटरी को जोड़ दिए, सोच में नहीं कर रहा, पहला बैटरी को जोड़ दिए, लेंथ कितना नापे L1, मान लो पहला लेंथ कितना आया L1। तुरंत हम लोग जानते हैं कि M और N के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस E1 बराबर क्या होता है I L1 into R, इक्वेशन आके छोड़ दी। उसके बाद देखो ये नहीं कर सकते हम लोग। उसके बाद E2, जब हम सेकंड को इसको हटा के E2 लगा दिए होंगे तो तुम्हारे पास क्या देगा I L2 into R, बोलो है तो ठीक है। अब अगर हम E1 by E2 कर देते हैं तो आप देख सकते हो कि I और R कट गया और ये हो गया L1 और ये L2, ठीक बस। तो सोचो, ना हमको अमीटर पढ़ने आया, ना हमको वोल्ट पढ़ने आ रहा है, ना हमको इसका रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ मालूम है, तो भी अगर हम इस अरेंजमेंट को नाप कर अगर बार बार बैलेंस लेंथ को केवल मेजर कर लें, ठीक है, मतलब L1 और L2 का मालूम कर लें तो हम E1 by E2 का वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर इनमें से एक मालूम होगा तो दूसरा तो अपने आप निकल जाएगा, ठीक बात। तो एक का प्रेडस, मान लो प्रेडस है, उसमें अमीटर किसी को पढ़ने नहीं आ रहा, ठीक है बस, या तुम्हारे पास लेंथ का पर रेजिस्टेंस पर लेंथ भी नहीं मालूम है, तो अगर 2 बैटरी, एक बैटरी का नापना है तो दूसरा का एक नोन बैटरी रखा जाता है, तो दूसरा अननोन का ईएमएफ आप आसानी से मेजर कर सकते हैं। बोलो समझ रहे बात सभी। तो ये इसका रिजल्ट। अब इसी का एक जबरदस्त एप्लीकेशन है कि कोई बैटरी का हमको इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है, कोई बैटरी है, बैटरी का आप इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल दीजिए तो क्या होता है। तो देखो ऐसा, तो जिस बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस आपको कभी निकालना पड़ेगा, सेकंड एप्लीकेशन इसका, तो क्या होता है कि उस बैटरी से, जैसे मान लो एक बैटरी इसका यूनिट है, उसके साथ एक सेकंड, ठीक है, ये का निकालना हमको, ये वाला निकालना है, ठीक है, ये हमको मालूम है कि हमको आर निकालना है, तो क्या प्रोसेस होगा। मान लो ई मालूम है और आर निकालना, मान लो E1 ई भी नहीं मालूम, बस एक नया बैटरी थमा दिया, बोला कि हमको आर निकाल के दे दो, तो जो तुमको करना, जो तुम एप्लीकेशन मांगो हम देंगे, तुम केवल निकाल दो आर। तो हम क्या किए, एक पोटेंशियोमीटर था, यहाँ पर एक बार सिस्टम लाए, ठीक बस, एक बार इस सिस्टम को लाए और इस समय, ठीक बस, इसका व्यवस्था बने। सबसे पहले आप इसमें हम M और N को पोटेंशियोमीटर का कनेक्शन लाके जोड़ दिए। इसको देखो हम क्या किए, E और R लाके जोड़ दिए और उसका बैलेंस लेंथ नाप लिए, बैलेंस लेंथ नाप लिए। मान लो कि बैलेंस लेंथ आया L1, तो हम लोग जाने कि Vm माइनस Vn बराबर क्या होता है E, और E बराबर, ठीक है, Vm माइनस Vn बराबर Va माइनस Vc, यही हम लोग का बेसिक प्रिंसिपल है। और ये बराबर, इस समय अभी क्या है ओपन सर्किट, तो इस समय हमको क्या दिया E, और ये वैल्यू तेरे पास क्या हो गया I, ठीक है, L1 इंटू आर, I L1 इंटू आर। लो इतना आगे छोड़ दी, ना हमको I मालूम ना हमको R मालूम, लेकिन हमको R नहीं, ठीक है। ये रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, कोई दूसरा सिंबल डालते हैं, लो रेजिस्टेंस पर यूनिट को रो दिखा देते हैं, रो, अड़ी बस, ना हमको रो मालूम, इतना लाके छोड़े, ठीक है बस। तो हम लोग का पहला एप्रेटिस आया तो इस प्रकार से। अब क्या की, अब हम लोग को, जब हम लोग का ये लेसन आके रह गया, बस केवल हम L1 हमको अभी तक मालूम है। अब हम क्या किए, इसको एक सेकेंडरी रेजिस्टेंस के साथ जोड़ दिए ताकि सेकेंडरी सर्किट कंप्लीट हो गया। जैसे जोड़े, यहां से करंट चलना शुरू हुआ, इधर तो नहीं जाएगा, फिर बैलेंस कंडीशन निकाल लिए, इधर तो नहीं जाएगा लेकिन इधर तो जाना शुरू होगा। लेट दिस बी I1, और यह I1 बहने लगा सर्किट में, यह, और फिर से हम पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर किए। अब हम फिर से पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर किए ना, अब हम फिर से मेजर किए ना, Vm माइनस Vn डैश डालते, डैश सेकंड सिचुएशन हो गया, ठीक है, Va माइनस Vc डैश, ये भी कर दिए डैश सेकंड सिचुएशन के लिए। अब तेरे पास इस समय आप क्या देगा बताओ, सर्किट बढ़ने लगा। तो अब तुम जानता है कि इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण इन पर जो पोटेंशियल होगा वो ईएमएफ के बराबर नहीं आएगा, ईएमएफ बराबर नहीं आएगा। कितना आता है, तो E माइनस आई आर,
ई माइनस आई इंटू स्मॉल आर, ये नहीं जानते थे। सो ये वी ए माइनस वी सी, ये आपका वी ए माइनस वी सी, और दैट शुड बी इक्वल टू, देख लो ठीक है, वी माइनस आई आर, इस दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, या आई आर भी बोल सकते हैं, इधर से अगर चलता है आई वन आर, सॉरी, तो ये देखो वी ए माइनस वी एन का जो वैल्यू है वो तेरे पास क्या हो जाएगा, दिस इज आई वन इंटू आर बोल सकते हो, या तुम इसको ऐसे भी बोल सकते हो, आई वन इंटू आर बोल सकते हो, या आप बोल सकते हो दिस इज ई माइनस आई वन इंटू स्मॉल आर, आई वन इंटू स्मॉल आर, और बराबर इधर नापने से मान लो आया रो टू रो और एल टू, माने एल टू रो। देखिए ये दो इक्वेशंस, ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया, एक बार फिर से दिखाते हैं यहाँ से। देखो पहला स्थिति में इतने ही आ गए, दूसरा बार हम इसको फिर से नापे, ठीक है। सेकंड केस में तो क्या आया, वी एम माइनस वी एन डैश, दोनों एक साथ नहीं करते गए, धीरे धीरे करते हैं, वी एम वी सी हम एक साथ करने की कोशिश कर गए, तो ना वी बराबर क्या हो गया, आई एल टू एन टू रो, ठीक है। जब हम दोनों को डिवाइड किए तो क्या आ गया, ई बाई वी बराबर एल वन बाई एल टू। लो इसको हम इक्वेशन डाल के छोड़ देते हैं। अरे बस अब हम सेकेंडरी सर्किट को एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब देखो सेकेंडरी सर्किट को एक्सप्लेन, सेकेंडरी सर्किट तो आप अच्छा समझते हो। अड़ेगा अगर तुम सेकेंडरी सर्किट को केवल एक्सप्लेन करो तो क्या होगा, देखो इस दो एंड पर करंट, जब सर्किट में करंट बहता है तो दो एंड पर पोटेंशियल का मान निकालें, एक बार ऊपर से और एक बार नीचे से, तो क्या आ जाएगा, दिस इज आई माइनस आई वन इंटू आर बराबर आई वन इंटू आर। क्या यहां तक बात ठीक है? ठीक, बस ये वैल्यूज और यही आपका v है, यही ना आपका v है, ठीक। बस तो हम e बाई वी का रेशियो को निकालने का कोशिश कर रहे हैं। तो देखो अगर हम फर्स्ट और फर्स्ट सेकंड लेते हैं, सो e बराबर आई वन को उधर ले गए, सो आई आर प्लस आर बराबर क्या हो गया, आई वन, या आई वन निकल गया, आई वन निकल गया। अगर हम इस दोनों को लेते हैं तो v बाय, देख लो बढ़िया से, अड़ेगा v बराबर क्या होता है, दिस इज आई वन इंटू आर, सो आई वन का वैल्यू कितना आ जाएगा, दिस इज ई डिवाइड बाय आर प्लस आर इंटू आर प्लस आर इंटू आर, ठीक है, v। सो आर प्लस आर बाई आर बराबर क्या हो गया, दिस इज ई बाई वी, और ई बाई वी का वैल्यू क्या था, तो दिस इज एल वन बाई एल टू, अड़ेगा एल वन बाई एल टू, और इससे अगर आप निकालोगे तो स्मॉल आर बांट दो, स्मॉल आर बाय आर प्लस वन बराबर दिस इज एल वन बाई एल टू, ठीक है। वन को उधर ले जाएं, सो ये आ जाएगा एल वन बाई एल टू माइनस वन इंटू आर। सो इस फॉर्मूला के मदद से आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नाप से, देखो ये तो तुमको समझ में आ गया होगा। अगर कोई कंफ्यूज करते हुए देखो ये तो समझ में आ रहा है, यहाँ तक लेके अब सेकेंडरी सर्किट को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो सेकेंडरी सर्किट को अगर हम एक्सप्लेन करते हैं, एक बार यहाँ से देख लो, फिर से बारी बारी देख लेते हैं। सबसे पहले आओ, अरे बस हमको ई और वी का रेशियो चाहिए, सेकेंडरी सर्किट के मदद से हमको ई और वी में रेशियो चाहिए। तो देखो सबसे पहले क्या आप इस सर्किट में बहता हुआ करंट का वैल्यू देख सकते हैं? चलो दूसरे तरीके से निकालते, सीधे सीधे करंट निकालते, किरचॉफ लॉ का यूज कर लो, किरचॉफ लॉ का यूज करते, यहां से आया आई वन माइनस आई वन इंटू आर, ऐसे ऐसे गए माइनस आई वन इंटू स्मॉल आर, और ये माइनस से प्लस जा रहा है, तो प्लस ई बराबर जीरो। तो ई का मान कितना आ गया, सॉरी आई का मान कितना आ गया, आई वन का वैल्यू हो गया दिस इज ई डिवाइड बाय आर प्लस स्मॉल आर। लीजिए आई वन निकल गया, अब तुम्हारे पास क्या निकालना था, v। सो बताओ इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, तो v बराबर क्या होता है, अगर नीचे से चलेंगे तो v बराबर आई वन इंटू आर, सो आई वन का वैल्यू क्या हो गया, दिस इज ई डिवाइड बाय आर प्लस आर और इंटू आर। तो क्या आपको ई बाई वी का मान यहां से निकाल सकता है, क्रॉस कर दिए तो आर प्लस आर बाई आर बराबर ई बाई वी, अरे बस ई बाई वी बराबर आर बाई आर प्लस इतना। तो अब इसको लाके इसमें बढ़ाओ, सो कितना हो जाएगा, आर बाय आर प्लस स्मॉल आर बाय आर बराबर 10 एस एल वन बाई एल टू, ये आर कैंसिल, वन को उधर ले गए, सो आर बराबर क्या हो जाएगा, दिस इज एल वन बाई एल टू माइनस वन इंटू स्मॉल आर। अब इस फॉर्मूला के मदद से आपका इंटरनल रेजिस्टेंस का कैलकुलेशन है। यहाँ पर आर क्या है, बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस, कैपिटल आर क्या है, जिससे बैटरी को शंट किया गया, शंट मतलब जोड़ना, शंट मतलब छोटा रेजिस्टेंस नहीं, शंट मतलब पैरेलल में एक छोटा रेजिस्टेंस को जोड़ना, वो आर। एल1 क्या है, बैलेंस लेंथ, कब, इन ओपन सर्किट मैंने पहले से जब उसको कनेक्शन नहीं किया गया था। L2 क्या है, बैलेंस लेंथ इन क्लोज सर्किट।
अब इस फॉर्मूला के मदद से आप निकाल सकते हैं। ठीक है बस, तो ये आपका पोटेंशियोमीटर हो गया। क्या आपको पोटेंशियोमीटर समझ में आ गया होगा बस? ठीक है, पोटेंशियोमीटर पर बेस्ट है, एक दो क्वेश्चंस को देखो। ठीक है, पोटेंशियोमीटर का अगर प्रिंसिपल पर बेस्ट एक क्वेश्चन को दिखाते हैं, देख लो इसको भी। हाँ सुनो क्या बोल रहा है, लिखा है सेल गिव्स ए बैलेंस विद 85 सेंटीमीटर ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर व्हेन द टर्मिनल ऑफ द सेल, ठीक है, कह रहे एक सेल है जो पोटेंशियोमीटर में कितना बैलेंस दे रहा है 85 सेंटीमीटर। तो फिगर बनाते हैं। देखिए ये आपका बैटरी, ये आपका रियोस्टेट, ये आपका, ठीक है, ये आपका यूनिफॉर्म रेजिस्टेंस वायर, यहाँ तक टर्मिनल आता है। ये तो आपका कितना दिया है जॉकी, और ये आपका ऐसा सब कुछ यही समझ में आ गया बस। ये आपका ए बी ये सी, ठीक बस। ये कुछ बैटरी रहा होगा, नहीं दिया हुआ, लेट दिस भी ऐसा, ये स्मॉल है, ये भी नहीं दिया है, कोई बात नहीं। आप क्या बोला, एक आप बैटरी को लाए, इसके साथ जोड़ दिए, बैटरी में कुछ इंटर रहा हो लेकिन इतना ही जोड़े, कुछ कनेक्शन नहीं है, मतलब ओपन सर्किट। अभी क्या नाप के देगा पोटेंशियल डिफरेंस, ये ईएमएफ, और इस समय बैलेंस लेंथ कितना मिला 85 सेंटीमीटर, 85 सेंटीमीटर। ठीक बस, ये 85 सेंटीमीटर मिला ओपन सर्किट में। ओपन सर्किट में कितना बैलेंस लेंथ मिला 85 सेंटीमीटर। ठीक बस, अब क्या बोल रहा है कि इसको एक रेजिस्टेंस जोड़ दिया गया 7.5 सेंटी ओम का इसके पैरेलल में। ठीक है, तब बैलेंस लेंथ मतलब क्लोज सर्किट में बैलेंस लेंथ कितना मिला 75 सेंटीमीटर का बैलेंस लेंथ मिला। फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस। तो बताइए ये वाला रेजिस्टेंस का मान क्या है। ऐसे तो तुम फॉर्मूला डिराइव कर चुका है, सीधे सीधा R बराबर अभी ना पढ़ा है, दिस इज L1 बाई L2 माइनस 1 इनटू R। अब तो बच्चा वाला क्वेश्चन है, ये ओपन सर्किट में L1, ये क्लोज सर्किट में L2, ये जो रेजिस्टेंस सेंड किया गया 7.5 ओम, तो क्या आप R का मान नहीं निकाल सकते? तो ऐसा भी क्वेश्चन रहेगा, मेंस में भी ज्यादा लेवल नहीं आ सकता है, ये नहीं तो देगा कहां से। ठीक है, बात सुनो, ए स्टैंडर्ड सेल ऑफ EMF 1.08 वोल्ट। देखो क्या बोल रहा है, एक स्टैंडर्ड सेल है जिसका EMF कितना है 1.08 वोल्ट। ध्यान सुनना, एक सेल जिसका EMF है 1.08 वोल्ट इज बैलेंस्ड बाय पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 91 सेंटीमीटर मीटर लॉन्ग वायर सप्लाइड। ठीक है बात, मतलब देखो क्वेश्चन तुम्हारे पास क्या है कि ये आपका टोटल 1 मीटर का वायर है, ये टोटल 100 सेंटीमीटर का वायर, 100 सेंटीमीटर का वायर। ठीक है बस, एक बैटरी जिसका EMF कितना था 1.08 वोल्ट। ठीक बस, इसको जोड़ा गया तो ये बैलेंस लेंथ कहाँ मिला 81 सेंटीमीटर पर, 91 सेंटीमीटर पर। ठीक है, और इसका रेजिस्टेंस इसका दिया हुआ है कि वोल्ट कितना है 2 वोल्ट, इसका रेजिस्टेंस क्या है, ये वाला रेजिस्टेंस 2 ओम, 2 ओम। तो तुमसे ये पूछ रहा है, ठीक है, कि फाइंड द रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर। पोटेंशियोमीटर वायर का रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ स्मॉल r का वैल्यू आपसे पूछ रहा है, या रो का हो तो रो का वैल्यू आपसे पूछ रहा है, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। बोलो आपसे बनेगा, ट्राई करके देखो, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन तुम्हारे पास क्या बेसिक प्रिंसिपल ऑफ बेस्ट है, यानी कि VM और N, ये आपका M और N, इसको बोलना यही बेसिक है। ये कोई भी कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आ से इससे बनेगा ही बनेगा, ये मेरा गारंटी। तो VM माइनस VN बराबर VM माइनस VC, M और N के बीच का, चूंकि ओपन सर्किट है तो यहाँ का वोल्ट कितना हो गया 1.08 वोल्ट, अब VM माइनस VC यहाँ तक का करंट। सो क्या हो जाएगा, दिस इज I, और ये आपका रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, और L कितना है 91 सेंटीमीटर, और ये आपका रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। अब तुम्हारे पास सोचो तुमको जरूरत किस चीज का है। अब इस क्वेश्चन को बनाने के लिए तुम्हारे पास ये निकालना ही है, तो बस ये केवल आई। तो जैसे क्वेश्चन में कोई भी वैरायटी देगा तुम इस प्रिंसिपल पर टिक जाओ, एकदम गारंटी है मेरा कि 100% इससे बन जाएगा। तुम किसी तरह का क्वेश्चन उठा लो, पोटेंशियोमीटर इसी प्रिंसिपल पर वर्क करता ही करता है। तो ये वजह आई। अब बताओ आई कैसे, ध्यान से देखो, आई कौन सर्किट है, आई को नीचे से कोई मतलब नहीं, अरे फालतू हम हटा देते ना, ये सब फालतू हो गया, ये हटा दो, 91 कुछ नहीं, पूरा 100 सेंटीमीटर है, ये ना हो गया। अब तेरा आई, ठीक है, पूरा कितना लंबाई है 100 सेंटीमीटर। अब बताओ क्या आप इसका आई नहीं निकाल सकते? अरे एक्सप्लेन सर्किट हो गया, क्या आपको आई निकालने आएगा? तो अब यहाँ से पूरा सर्किट में आई निकालने का बात कर रहे हैं। ये पूरा 100 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस है, ये रोज का रेजिस्टेंस पर लेंथ था तो 100 रो कर सकते हैं इसका रेजिस्टेंस। यानी क्वेश्चन कितना सिंपल हो गया, देख लो, ये एक बैटरी है,
जिसका EMF 2 वोल्ट, ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है। नीचे तुम्हारे पास इसको हटा के रेजिस्टेंस इधर ही, छोटा सा रेजिस्टेंस, दिमाग एकदम शार्प चलेगा। 100 रो। बताओ क्या आप इसका करंट निकाल सकते? क्या आप इसका करंट निकाल सकते हैं? आई तो किरचॉफ लॉ यूज कर लो, सीधे सीधे यूज कर लो। यहाँ से किरचॉफ लॉ घूमते हैं ऐसे, तो क्या हो जाएगा -100 रो आई, और यहाँ पर आपका आया -2 रो आई प्लस 2 बराबर 0, या ई बराबर आई पर रख सकता है। आई बराबर क्या हो गया? आई बराबर 2 डिवाइड बाय 102 रो। लीजिए आई का वैल्यू इतना आ गया। लो अब इसको यहाँ पर बढ़ा दो, इस डाटा मिला के बढ़ाओ। 1.08 आई का वैल्यू 2 डिवाइड बाय 102 रो, ये आपका 91 सेंटीमीटर से कट जाएगा, और ये हो गया रो। उस पूरे में तुम्हारे पास ठीक है, बस देख लो यह 91 102, थोड़ा सा यहाँ पर गलती हो गया, ये आपका रो आई निकाला था ना, आई इसमें और इसमें, तो 2 बराबर नहीं, ठीक था 102 रो और आई, ठीक है बस। सो आई का वैल्यू क्या हो गया? दिस इज 2 डिवाइड बाय 102 इंटू रो, 102 इंटू रो, ठीक बस। तो आपसे क्या पूछ रहा था? ये आपका 1.028 वोल्ट, ये 2, आई का वैल्यू कितना हुआ? 2 बाई 102, ये 91, और ये हो गया रो। सो इसका वैल्यू ठीक है। जस्ट मिनट देखें, क्वेश्चंस में तो सब चीज दे ही दिया, तो कटवा दिया 1.08 वोल्ट। एक सेकेंड रुक जाओ, कुछ टाइम छूट रहा होगा मेरे से, एक मिनट। तो क्या बोला? सेल ऑफ इतना 91 सेंटीमीटर ब्रिज सप्लाइड बाय वोल्ट ऑफ इतना, ठीक है, 2 वोल्ट कनेक्टेड इन सीरीज, द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 2 इतना, फाइंड द रेजिस्टेंस पर लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर। रो का वैल्यू आपसे मांग रहा है, ठीक बस। रो का वैल्यू आपसे मांग रहा है, आई है ये आपका 100 रो आई, आई 2 रो आई बराबर, तो रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ 91 सेंटीमीटर, आई का वैल्यू, आई का वैल्यू देखो क्या बोले? स्टैंडर्ड सेल ऑफ EMF 1.012, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 91 सेंटीमीटर ऑफ a meter long wire supplied by the cell of EMF 2 volt through a series resistors of resistance 2 ohm, यहाँ भी ठीक है। the internal resistance of 2 volt बैटरी का internal resistance 0 है, cell is 0, find the resistance per unit length of the potentiometer wire, ठीक है। पोटेंशियोमीटर वायर का मतलब इन 2 पॉइंट के बीच में वो आपका 101.08 दे रहा है, 1.08 आपका दिया हुआ है, तो हम लोग लिखे पोटेंशियल डिफरेंस बराबर आई इतना, 91 सेंटीमीटर बराबर इतना, ये ठीक है। अब आपको निकालने के लिए आई घट रहा था, हम इसमें यूज किए तो V, ठीक है बस 100 रो R प्लस 2, अच्छा यहाँ लेने में गलती कर गए, ठीक है, एक मिनट हो गया, यहाँ पर लेने में थोड़ा सा मिस्टेक है, नहीं तो क्वेश्चन हम ठीक है, से यहाँ से ले गए तो कितना हो गया? 100 रो आई, और इसमें केवल 2R लिखा गया था, इसी से गलती हो रहा था, प्लस 2 इज इक्वल टू 0। चलो आई बराबर क्या हो गया? दिस इज 2 डिवाइड बाय 100 रो प्लस 2, उसमें 102 आ रहा था ना, इसी से मिस्टेक हो गया। अब इसको यहाँ पर बढ़ा, तो ये बैलेंस क्या हो गया? 100 रो प्लस 2, ठीक है, प्लस 2। अब देखिए 100 रो प्लस 2, अब तुम्हारे पास केवल एक अननोन क्वांटिटी है रो, अब इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। सो ये वैल्यू गुना कर लो, कितना हो जाएगा जी? ठीक है, तो 100 रो प्लस 2 बराबर ये हो गया 2 इंटू 91 और डिवाइड बाय 1.08, ठीक है, और रो। लीजिए क्या आप इससे आप रो का मान ही निकाल सकते हैं? 100 रो को उधर ले जाओ तो 2 बराबर रो कॉमन, ये हो गया 188 डिवाइड बाय 1.08 माइनस 100। अब तो आप रो का मान निकाल ही सकते हैं। तो सिंपल सा इसका प्रोसेस है, ठीक है, यही पूरा प्रिंसिपल है पोटेंशियोमीटर वायर, पोटेंशियोमीटर। अब आप एक लास्ट इंस्ट्रूमेंट बचा हुआ है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं, इसको बताएं। ठीक है, अगला इंस्ट्रूमेंट है आपका मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज नाम सुना है? मीटर ब्रिज तुम्हारे पास क्या है? अरे व्हीट स्टोन ब्रिज है ना, बस उसी का कजन ब्रदर है और कुछ नहीं, उसी का थोड़ा अच्छा फॉर्मेट में लिखा है, काम आता है। इसका मेन यूज क्या है? रेजिस्टेंस को नापना।
कोई अननोन रेजिस्टेंस का वैल्यू निकालना है। ये तुम्हारे पास व्हीटस्टोन ब्रिज का ही चचेरा भाई है, उसका काम वही है, सब कुछ वही है, बस थोड़ा देखने में स्टैंडर्ड लगेगा। देखो इसमें तुम्हारे पास क्या है, आप पढ़े ही होंगे, यहाँ पर इस प्रकार का स्केल, इस तरह का बनावट रहता है इसका, ये देखो ऐसा कुछ बनावट है। आप इसको बढ़िया से देखते जाओ, ये तुम्हारे पास एक यूनिफॉर्म रेजिस्टेंस वायर है, इसका रेजिस्टेंस वायर कह सकते हैं, ये रेजिस्टेंस वायर दिखा दिया, प्लेन दी रहता है। अड़ी बस यहाँ पर तुम्हारे पास क्या है, एक गैल्वेनोमीटर और ये एक जॉकी, नीचे आपका मीटर स्केल, इसलिए मीटर वायर ब्रिज पड़ा है, इसको स्लाइड वायर ब्रिज भी बोल सकते हैं। उस समय तुम्हारा लेंथ 100 सेंटीमीटर नहीं, बल्कि जो बोलेगा वो लेंथ वो ले लेना, ऐसे कुछ बनावट रहता है। इसमें तुम्हारे पास क्या, दो एंड है, ये लेफ्ट आर्म कहलाता है, राइट आर्म। अड़ी के पास एक रेजिस्टेंस यहाँ पर जुड़ा रहता है और एक रेजिस्टेंस यहाँ पर जुड़ा रहेगा। अड़ी का कुछ इस प्रकार का बनावट है, पूरा सिस्टम इस प्रकार का है। ठीक है बात, ये आपका बैटरी से जुड़ा रहता है, ये एक्सटर्नल सेल से जुड़ा हुआ है, देख लो ऐसे कुछ बनावट है इसका। ये आपका मीटर ब्रिज, इसका मेन फंक्शन क्या है, रेजिस्टेंस नापना। मेन फंक्शन देखो सब चीजें दिखा दी। पहला करंट नापने के लिए दो चीज आया, कौन कौन, एक गैल्वेनोमीटर, एक अमीटर, लेकिन छोटा ही करंट नाप सकते गैल्वेनोमीटर, बड़ा करंट के लिए अमीटर। उसके बाद क्या पड़े, वोल्ट मीटर, पोटेंशियोमीटर, वो दोनों काम क्या था, पोटेंशियल नापना। वोल्ट मीटर क्या काम करता है कि पोटेंशियल नाप सकता है, लेकिन इजी है, कंफर्टेबल है, और एक्यूरेट नापना है तो पोटेंशियोमीटर। अब आता है रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस नापने के लिए तुम्हारे पास क्या है, मीटर ब्रिज। देखो मीटर ब्रिज में तुम्हारे पास ये भी व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल वर्क करता है, बैलेंस कंडीशन पर ही। यहाँ पर क्या है, एक यूनिफॉर्म वायर है और ये दो आपका कंडक्टर जुटा हुआ है, ये बीच में गैप है जिसको लेफ्ट गैप बोलते हैं, ये आपका राइट गैप। यहाँ पर तुम्हारे पास गैल्वेनोमीटर जुटा हुआ है, ये आपका जॉकी जो शिफ्ट कर सकते हैं, नीचे मीटर स्केल बना हुआ है, ये आपका इलेक्ट्रिकल सर्किट। अड़ी बस सोचो क्या होगा तुम्हारे पास, इसमें वर्किंग क्या होता है कि एक नॉन रेजिस्टेंस लाकर यहाँ पर फिक्स कर दे, एक नॉन रेजिस्टेंस लाकर यहाँ पर फिक्स कर दे, ठीक बस, और एक अननोन रेजिस्टेंस जिसका रेजिस्टेंस आपको नापना है उसको लाके यहाँ पे छोड़। मतलब अकेला एक रेजिस्टेंस दे दिया, थमा दिया हाथ में और कहें कि आप इसको नाप लो, तो इम्पॉसिबल। हमको एक और सपोर्टिंग चाहिए ही, पुराना वाला जो कि नॉन है, तो वो एक नॉन रेजिस्टेंस को लाके यहाँ फिक्स कर दिया और एक अननोन रेजिस्टेंस यहाँ पर, ऐसा हो सकता है, एक नॉन रेजिस्टेंस यहाँ पर, एक अननोन रेजिस्टेंस यहाँ पर। अब तुम्हारे पास क्या है, सर्किट में करंट को अलाउड किए, स्विच दाबे, जय स्विच दाबे, करंट यहाँ चला, करंट का दो भाग, एक इधर एक इधर, ठीक है बात, यहाँ पर पहुंचा, यहाँ पर पहुंचा, यहाँ से करंट रेजिस्टेंस पार करता हुआ चला, यहाँ पहुंचा तो करंट का फिर से दो भाग बंटने की कोशिश कर रहा था। इधर से जो करंट आ रहा था, एक इधर निकलने को, उसके एक इधर, ठीक है, साधारण अवस्था में इधर से निकल गया, ऐसा के सर्किट कंप्लीट कर दिया। लेकिन अब हम लोग बैलेंस कंडीशन को अचीव कर रहे हैं, ठीक बात। तो ये एक पूरा व्हीटस्टोन का सिस्टम है, ये आपका फर्स्ट रेजिस्टेंस, ये आपका सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, R1, R2, R3, R4, ठीक बात। तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि बैलेंस कंडीशन होने पर, बैलेंस कंडीशन किसको कहेंगे, जब इसका और इसका रेशियो, इसका इसका रेशियो, तो उस समय गैल्वेनोमीटर से करंट जाना बंद, ठीक है बात। तो हम लोग यहाँ पर यही प्रिंसिपल है कि यहाँ पर इसको, इस जॉकी को शिफ्ट करके बैलेंस कंडीशन अचीव किया है। बैलेंस कंडीशन अचीव करने से क्या होगा कि जैसे बैलेंस कंडीशन अचीव करेंगे, गैल्वेनोमीटर का बना करंट बंद, वो उसका पहचान। जैसे बैलेंस कंडीशन अचीव करेंगे तो रेजिस्टेंस ऑफ दिस आर्म एंड दिस आर्म, मान लेते हैं कि इसका लेंथ कितना आया, L, तो इसका लेंथ तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, L2 कहते हैं, L1 और L2। ऐसे अगर L आया तो 100 माइनस L1 तो हो भी करेगा, लेकिन हम ऐसे L1 और L2 मान लिए, ये L। अड़ी बस, तो इसका रेजिस्टेंस देखो, ये P, देख रहे बस, बैलेंस कंडीशन तभी आ सकता है ना जब P/L1R बराबर R2 बने Q, ठीक है, Q ले लेते हैं, Q डिवाइड बाय Q/L2R, R कैंसिल, यानी P/Q का वैल्यू क्या हो जाएगा, दिस इज L1/L2। यानी जिस समय बैलेंस कंडीशन अचीव होगा उस समय P/Q का रेशियो L1 और L2 के रेशियो के बराबर होगा। बस इतना ही इसका प्रिंसिपल है, ठीक बस, कि तुम्हारे पास क्या होता है कि एक लेफ्ट एंड में एक नॉन रेजिस्टेंस और एक अननोन रेजिस्टेंस जोड़ दी राइट एंड पर, उसके बाद बैलेंस कंडीशन अचीव कर ले। हम जानते हैं कि जिस समय बैलेंस कंडीशन होगा तो P/Q बराबर क्या होता है, L1/L2, और इसी प्रिंसिपल पर आपको कुछ न्यूमेरिकल्स दिया रहेगा। तुम्हारे पास एकदम प्लेन न्यूमेरिकल्स में क्या रहेगा, देखो प्लेन न्यूमेरिकल्स में क्या होगा कि लेफ्ट एंड पर, ठीक है, लेफ्ट एंड पर 40 ओम, लेफ्ट एंड पर 40 ओम, दूसरा पर अननोन रेजिस्टेंस जोड़ दिया जाए,
ठीक बात। ऐसा करने से बैलेंस लेंथ 90 सेंटीमीटर बना। अगर ये मीटर ब्रिज है, लिख देगा मीटर ब्रिज है, ये 90 सेंटीमीटर है, तो स्वाभाविक है ये कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो पूछा बताइए वो अननोन रेजिस्टेंस क्या है, तो बच्चा लेवल का क्वेश्चन हो गया। ठीक बस P बाई क्यू देख लो बड़ा सा, दिस इज 40 बाई आर बराबर क्या हो गया, दिस इज 90 बाई 10, और आप आर निकाल सकते हैं। अब इसी को कॉम्प्लेक्स करने के लिए क्या करें, जबरदस्ती ठीक बस कि कहेगा 40 में यहाँ पर एक तो रेजिस्टेंस जोड़ा जाए। देख लो बड़ा सा, एक तो रेजिस्टेंस जोड़ा जाए, ध्यान से समझना, एक तो रेजिस्टेंस जोड़ा जाए, R1 जोड़े, आर नहीं बोला, R1 जोड़े, तो बैलेंस लेंथ आया 90 सेंटीमीटर। यहाँ तक समझिए भाई। फिर बोलेगा फिर अब R1 को हटाकर R2 जोड़े, R2, तो बैलेंस लेंथ 70 सेंटीमीटर आया, बैलेंस लेंथ 70 सेंटीमीटर आया। देखो क्वेश्चन क्या बोला, पहला सिचुएशन में फर्स्ट केस में तुम्हारे पास कितना है 40 बाई R1, तो तेरे पास क्या है 90 सेंटीमीटर। दूसरा सिचुएशन में क्या बोला कि अगर R2 जोड़े तो 70 सेंटीमीटर आ गया। अब तुमसे क्वेश्चन पूछे है कि बताइए R1 और R2 को लाकर पैरेलल केस कब में, पैरेलल लाके इस पे लाके जोड़ दे, या R1 और R2, बताइए बैलेंस कंडीशन क्या होगा। तो कुछ नहीं, आपका टाइम पास कर रहा है, अरे इससे ये क्या सवाल रहेगा, R1 इससे निकाल लो, R2 इससे निकाल लो, R1 R2 निकल गया, आप दोनों का इक्विवेलेंट निकाल लेना, R1 R2 दोनों का इक्विवेलेंट निकाल के यहाँ पे जोड़ दो, फिर कैलकुलेशन कर दो। लो हम कमिट कर लेते हैं इसका, ये बैलेंस कितना हो गया 9, ये बैलेंस कितना आ गया R1 बराबर 40 बाई 9, ठीक है, ये और ये कैंसिल, R2 बराबर ये बैलेंस क्या हो गया 120/7। लो R1 निकल गया, R2 निकल गया, तो क्या आप R इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं इन दोनों का ऊपर में गुना नीचे में सम, ठीक बस ऊपर में गुना और नीचे में सम, ठीक है, यार फॉर्मूला निकालो, इसमें तेरा फॉर्मूला में फायदा लग रहा है। 1/r इक्विवेलेंट बराबर क्या हो गया 9/40 और 7/120, 120 का एलसीएम, ठीक है, 9 के 27 और 7 34, यानी कि 120/34। यानी इन दोनों को हटाकर आप क्या समझ सकते हैं कि यहाँ पर कितना लगाया गया 120/34। तो पूछ रहा है नया बैलेंस लेंथ क्या होगा, आप तुरंत यूज कीजिए, 40 डिवाइड बाय 120/34 बराबर दिस इज L और 100 माइनस L। क्या आप इससे L नहीं निकाल सकते? तो ऐसा क्वेश्चन से बहुत ही आसानी से बन जाएगा। इसका बोलो आपको चारों पैटर्न समझ में आ गया। आपको आज डिस्कस क्या किया, आमीटर, आपको डिस्कस किए वोल्ट मीटर, आपको डिस्कस किए पोटेंशियोमीटर, और नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस किए हैं ये था आपका मीटर ब्रिज। तो इस पर बेस्ट क्वेश्चंस रहेगा, ध्यान रखना। एक चीज और ध्यान रखना, ये हमेशा 100 सेंटीमीटर होगा जरूरी नहीं है। अगर मीटर ब्रिज बोल दिया तब तो 100 सेंटीमीटर है, लेकिन अगर बैलेंस ब्रिज बोल रहा है अड़ी बस, तो आपका जो लेंथ बोलेगा, कभी कभी 120 सेंटीमीटर दिया रहता है, 150 सेंटीमीटर दिया, तो होश में रहना और उसके आधार पर क्वेश्चन बना लेना। ठीक है, थैंक यू।